हम जो कर रहे हैं, हमको जो है तो सारी आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है तो कुछ नहीं करना, ऐसा एक मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ होता है हिंदुत्ववादी फासीवादियों का। तो राज ठाकरे साहब जब से इनको ईडी का जो नोटिस मिला, उसके बाद से जब से इनका ट्यून चेंज हुआ, ये ट्यून चेंज होने के बाद बीजेपी और आरएसएस के प्लेटफॉर्म में आकर अपने आप को ये साबित करना शुरू कर दिया कि मैं सबसे बड़ा फासीवादी हिंदुत्ववादी हूँ। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में एक बात को लेकर इतना बड़ा विवाद चल रहा है और सभी को पता है कि मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारा जाए और बहुत सी बातें उन्होंने मदरसे को लेकर भी कही हैं, जिसके हम समझते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों में आज बेचैनी का माहौल है। और यूपी चुनाव के बाद जिस तरह से देश करवट ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता राजनीतिक तरफ, इस तरह से एक मुख्तलिफ स्टोर से आवाज़ का उठना आखिर क्या मायने रखता है। चलिए तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं कि इसके तमाम सियासी पस मंज़र क्या है और आने वाले वक्त हालात में इसके क्या असरात मुरतब होंगे। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। आपका नाम बोलिए, आपके पार्टी का नाम बोलिए और इसके बारे में आप जैसा मैं चल रहा है राज ठाकरे साहब ने बात की है, बहुत बड़ी बात की है जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप और आपके पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? मेरा नाम सैयद कलीम है, मैं महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI हूँ। राज ठाकरे का कल जो बयान आया है, ये बयान कोई ऐसा एक हल्के में लिए जैसा एक बयान नहीं है। तमाम जिम्मेदार नागरिक जो इंसाफ पसंद और पीसफुल नागरिक है महाराष्ट्र राज्य के, वो लोगों को इस ऐसे बयानात को जो है तो सख्ती से लेने की आज ज़रूरत है। आज जो मामला चल रहा है, ये जो बयान इनका जो जारी हुआ है, ख़ास तौर से उन्होंने जो है तो अज़ान और मदारिस को जो है तो मुद्दा बनाया है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि भाई जो लोग जो है तो अपने जो धर्म के ऊपर अमल करे, वो अमल जो है तो घरों के अंदर बैठ के करे, मस्जिदों से माइक उतरवा दे, ऐसा एक उनका स्टेटमेंट है। इसके अंदर ये जो स्टेज से, जो मंच से ये बात कह रहे हैं, ये गुड़ी पाड़वा का एक फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल को ये लोग जो है तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हिंदू फेस्टिवल को उसका राजनीतिकरण करके उसको खुलेआम जो है तो एक पॉलिटिकल मोटिव के साथ में जो है तो सेलिब्रेशन किया जा रहा है और खुलेआम बड़े पैमाने पर ऐसा जो है तो एक धार्मिक त्यौहार को मनाना, फिर उसके अंदर ये सारी बात करना, यानी कि हम जो कर रहे हैं, हमको जो है तो सारी आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है तो कुछ नहीं करना, ऐसा एक मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ होता है हिंदुत्ववादी फासीवादियों का। तो राज ठाकरे साहब जब से इनको ईडी का जो नोटिस मिला, उसके बाद से जब से इनका ट्यून चेंज हुआ, ये ट्यून चेंज होने के बाद बीजेपी और आरएसएस के प्लेटफॉर्म में आकर अपने आप को ये साबित करना शुरू कर दिया कि मैं सबसे बड़ा फासीवादी हिंदुत्ववादी हूँ। तो ऐसा सोच रखने वाला कोई भी शख्स हो, ये एक समाज के लिए जो है तो खतरा है। ये हमारे पीसफुल महाराष्ट्र के अंदर जो है तो जहर घोलने का एक काम करेगा। आपस के में जनता के अंदर, यहाँ पे लोगों के अंदर जो है तो जो भाईचारे का एक माहौल है, वो माहौल को ख़राब करेंगे। इसके अगेंस्ट में हमारा ये डिमांड है कि राज ठाकरे के ऊपर FIR दर्ज की जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। सर, हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि जैसे आज सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये सियासी बयान खासकर महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार को कमज़ोर करने या गिराने का भी एक हथकंडा हो सकता है, ऐसा एक अफवाह चल रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर, कहाँ तक सही बात? इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से तिगड़ी सरकार जो है तो महाराष्ट्र के अंदर बैठी हुई है, उसमें ख़ास तौर से बीजेपी, ये उनकी एक मंशा ही है कि यहाँ पर जो तिगड़ी सरकार है उनको गिराया जाए। तो इसके लिए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि वो राज ठाकरे को भी यूज़ कर रहे हैं। राज ठाकरे को यूज़ करके महाराष्ट्र के अंदर जो है तो माहौल ख़राब करके बीजेपी अपने मकसद को पाने का एक कोशिश करेगा। ऐसे हालात में ये जो तिगड़ी सरकार बैठी है, इनकी बहुत ख़ास जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई भी ब्रेक करता है तो उनके ऊपर कानूनी तौर पर सख्त से सख्त सज़ा दे। लेकिन ये तिगड़ी सरकार के अंदर क्या होता है, बीजेपी के बार बार जो है तो अलग अलग तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश हमारे महाराष्ट्र के अंदर पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं। लेकिन अब शिवसेना बीजेपी का पुराना याराना है। अब ये याराना इन्हों जो है तो पुरानी दोस्ती मोहब्बत कभी याद आ गई होंगी, तो इसलिए शायद वो जो है तो अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। फिर कांग्रेस
कांग्रेस जो है तो हमेशा से सॉफ्ट हिंदुत्व के ऊपर चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। इनको डर रहता हमेशा के हिंदू वोट मुस्लिम वोट का, यही सोच फिक्र रहती है इनकी। तो इसलिए कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो फिर या फिर राष्ट्रवादी, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस कौन है? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये वो राष्ट्रवादी कांग्रेस है जिसने जो है तो श्री कृष्णा कमीशन के जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट को दबाने वाली है। तो ऐसा एक माहौल है, ये माहौल के अंदर हमको जो खुले तौर पर दिखाया जाता है कि सारे चोर जो है तो मौसेरे भाई, ऐसा एक माहौल महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। लेकिन इनकी जो ये गंदी राजनीति है इसकी वजह से महाराष्ट्र राज्य को नुकसान हो रहा है, यहाँ की जनता को नुकसान हो रहा है, यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों की जो मूलभूत अधिकार है उससे जो है तो आम लोग जो है तो वंचित हो रहे हैं, उस पे कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसे हालात के अंदर जनता का एक विकल्प की जरूरत है, जनता के मुद्दों को उठाने वाले लोगों की जरूरत है। सर, आज दबे दबे अल्फाज में कुछ हमारे मुस्लिम क़यादत की तरफ से बोलिए एक बात उठ रही है कि भाई अब ऐसे मामला को तूल न दिया जाए ताकि भोगने वाले कहने वाले कहते रहे और मामला ऐसी खामोशी में आ जाए। एक हिकमत अमली का हिस्सा भी हो सकती है। तो आप उसको कहाँ तक सही मानते हैं कि भाई ऐसे बोलने वालों को बोलने दिया जाए और मुसलमान या मुस्लिम लीडरशिप जो भी है अलग अलग पार्टीज़ को ना वो खामोशी इख्तियार करे ताकि ये मामला ऐसे ख़त्म हो जाए? कहाँ तक सही मानते हैं इसको आप? देखिए, कभी भी जुल्म, नाइंसाफ़ी और गलत का अगर सपोर्ट करेंगे हम तो ये समाज के लिए एक धोखा है, ये इंसानियत के साथ एक दुश्मनी है। अगर आप वाकई में इंसानियत के साथ खैर ख्वाह है और इंसानियत के साथ साथ यहाँ पर अमन सुकून चैन के जो है तो अलंबरदार है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि जुल्म करने वाले, नाइंसाफ़ी करने वाले कोई भी क्या ना हो, उनके खिलाफ आप बोलिए। इनको एडजस्टमेंट करना, इनके खिलाफ कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये समाज के साथ एक धोखा है। जालिम कोई भी हो, अगर वो गुनाह करता है तो उसको इस सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा पर्सनल किसी से कोई मैटर नहीं है, ना मैं ज़ाती तौर पर पर्सनली बीजेपी को अपोज करने वाला हूँ, ना शिवसेना से अपोज करना हो, ना ऐसे ही पर्सनली मेरा कोई मैटर नहीं है राज ठाकरे से। इन्होंने गलत किया, इसके लिए सज़ा होनी चाहिए। इसीलिए जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो संविधान बनाया है, वो संविधान के अंदर जो बेसमेंट रखा है, वो बेसमेंट रखा है जस्टिस को, इंसाफ को। तो अगर हम इंसाफ के इस पैमाने के ऊपर खड़े रहेंगे तो समाज के अंदर अमन सुकून चैन आएगा, इंसानियत पलेंगी फलेंगी और बड़ी होंगी। अगर आप जालिम लोगों को देखकर भी, उनकी गलतियां देखकर भी, सब कुछ देखने के बाद भी उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करेंगी तो इनकी हिम्मतें बढ़ेंगी और आगे चल के मुसलमानों को नुकसान होने वाला नहीं है, सारी इंसानियत को नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि हम जुल्म जो भी करने वाला है, जो भी नाइंसाफ़ी करने वाला है, जो भी गुनाह करने वाला है, उसको फौरी तौर पर पकड़े और उसको सज़ा दिलाने के लिए सब मिलकर आगे आए। सर, आज सोशल मीडिया में इस बात हम भी मुसलसल देख रहे हैं और सोशल मीडिया आज हम समझते हैं पूरी दुनिया का, देश का सबसे बड़ा मीडिया बन चुका है। हालांकि सोशल मीडिया कहने को छोटा मीडिया कहलाता है, लेकिन काफ़ी बड़ा इसका महत्व हो चुका है। आज सोशल मीडिया पे मैंने भी खुद देख रहा हूँ बतौर पत्रकार के संपादक के, कई लोग तरफ से आवाज़ उठ रही है कि ऐसे मौके पे तमाम पार्टियों की जो मुस्लिम लीडरशिप है वो पुरअमन तरीके से एक जगह आए और राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, सबसे एक निवेदन दे, सब एक जगह आए। जैसा दलित समाज लोग आ जाते हैं, वो जब दलित समाज पर अन्याय होता है साहब तो सब भूल जाते हैं कि मैं कौन से गट का हूँ, काठवाले गट का हूँ, कि फला गट का हूँ, वो एक जगह आ जाते हैं अपने इंसाफ पाने के लिए। आज सोशल मीडिया पे ऐसी गर्दिश करिए, आप भी एक पार्टी के बहुत बड़े जिम्मेदार है, तो आप जब आवाम की तरफ से सुझाव आ रहे हैं कि राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है जो आपने आपको सेकुलर कह रही है, उसमें एमआईएम भी है, समाजवादी भी है, ये तमाम जिम्मेदार एक प्लेटफॉर्म पे आए और कहे कि ये हमारा मसला बहुत हिसास मसला है, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम आइन के तहत इंसाफ पाना चाहते हैं। तो कहाँ तक सही मानते हैं इसको आप? जी, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जो कॉमन इश्यूज होते हैं समाज के, वो कॉमन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अपने बैनर को छोड़कर अपना एक दायरा है, जो तंजीम है या पॉलिटिकल पार्टी है, वो दायरे को निकल कर हम लोग को कॉमन होकर इत्तेहाद के साथ में ऐसे चैलेंजेस को फेस करें। ये एक एसडीपीआई का मैटर नहीं। राज ठाकरे अगर मदारिस के बारे में बोलता है, अजान के बारे में बोलता है, तो ये मेरा सैयद कलीम, मैं एक मुसलमान हूँ, एक पर्सनल मेरा मैटर है, बल्कि ऐसा मैटर नहीं है। बल्कि महाराष्ट्र के अंदर पूरी एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जिनकी करोड़ों में एक जो तो पॉपुलेशन है, पूरी कम्युनिटी का एक इशू है। इस इशू को अगर मैं मेरे दायरे के अंदर रह के बात करूंगा तो ये गलत है और इससे जो है तो समाज के अंदर जो है तो एक
ऐसा से कमतरी होगा। इसलिए समाज की जिम्मेदारी है हमको समझते हुए हम लोग जो है तो अपने दायरेकार से निकलकर कॉमन इश्यूज के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुत्तहिद होकर ऐसे इश्यूज का जो है तो फेस करना चाहिए। ये मसाइल को हल करने का जो मकसद होना है हमारा, वो हमारी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी को उनका हक दिलाना, उनको सिक्योरिटी फील दिलाना और उनको एक एहसास दिलाना कि यहाँ पर जो संविधान बना हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, ये संविधान आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपको सिक्योरिटी देता है, आपको इज्जत की ज़िंदगी देता है। ये एहसास दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी के लिए हम लोग मुत्तहद होकर आना आज वक्त की ज़रूरत है। सर, आज हम देखते हैं खासकर महाराष्ट्र में, और जब निज़ाम सरकार का दौर हुआ करता, जब निज़ाम स्टेट हुआ करती थी, आज भी अगर हम ग्रामीण में जाते हैं तो मंदिर के सामने मस्जिद पाई जाती है, आज भी ग्रामीण में। अब सवाल ये है कि उस ज़माने में भी मतलब काफ़ी बुलंद आवाज़ में आज़ादी दी जाती थी, तो आप ऐसा क्या बदलाव महसूस करते हैं कि पहले हिंदू के हिंदू नहीं थे? क्या वो एहसास कमतरी के शिकार थे? क्या आज बहुत सही हिंदू बन गए हैं करके आज उनको आज़ाद तकलीफ हो रही है? कि ये अवामी मसला है कि राजनीतिक मसला है? इसको कैसा देखते हैं आप? जी, देखिए, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी की जंग लड़ने वाले, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, उनका एक ख्वाब था। वो ख्वाब में क्या है, हमारा हिंदुस्तान एक पुरसकून, डेवलप्ड और वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा ख्वाब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था। उनको इसको ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने जो ज़ाब्ता बनाया, जो उसूल बनाए, वो बनाया उन्होंने कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम मज़ाहिब का हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, इसका इज्जत करेंगे, इसका एहतराम करेंगे। और वही चीज़ जो है तो आज तक होती थी। लेकिन मसला ये हो गया कि जब से देश भर में आरएसएस का वैल्यूम बढ़ गया, अजान का वैल्यूम नहीं बढ़ा। अजान का वैल्यूम जैसा है वैसा ही है अभी भी, लेकिन आरएसएस का वैल्यूम बढ़ गया। ये वैल्यूम बढ़ने की वजह से ये सारे मसाइल है। आज पूरे देश की ज़रूरत ये बन गया है कि पूरे देश में कि हम मुल्क भर में आरएसएस के वैल्यूम को कम करना है, उसको ख़त्म करना है। तो हम वाकई में वापस जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी की सोच थी, वो फिक्र थी कि यहाँ पर तमाम मज़हब एक दूसरे के रेस्पेक्ट के साथ में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे और हमारे देश को जो है तो एक तरक्की की राह पर लेके जाएंगे। सर, हमने इससे पहले देखा है कि आरक्षण के लिए यहाँ पर औरंगाबाद में, ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा हुआ था, एक बहुत बड़ा धरना आंदोलन हुआ था। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर 4.5-5 लाख लोग मौजूद थे। अवामी तंजीम के नाम से था, उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल लोग आए थे, और ख़ासकर बात ये थी उसकी विशेषता कि उलमा इकराम उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, और कुछ मासूम बच्चे नुमाइंदगी कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है सर कि कम से कम इस मौक़िफ़ पे, इस मसले को लेकर कि नहीं, अगर अना परिस्थिति का मसला हो किसी पार्टी को कि भाई हम बड़े हैं, तुम छोटे हैं, कि तुम्हारे को नगर सेवक भी नहीं है, तुम्हारा वजूद ही क्या है, ये तरह तरह की निचले दर्जे की बातें भी होती है, तो क्यों ना उलमा इकराम को बड़ा बनाकर, उनको उनकी क़यादत को आगे कर तमाम औरंगाबाद के हद तक मैं कम से कम बात कर रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिकल लोग उनकी क़यादत में जितना जल्दी हो सके, कल परसों जैसे भी हालात बनते हैं, हम कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को मतलब निवेदन दे कि साहब ये हमको दिल आज़ारी हुई क्या, जबकि हम आरक्षण के ऊपर जमा होते हैं। और हमने ये भी देखा है औरंगाबाद शहर में, पर तमाम औरंगाबाद शहर जानता है कि उसको 2 महीने से पहले मिन्नत हो रही थी हकाई के लिए 5% आरक्षण के लिए। 5% आरक्षण तो नहीं मिला, अलबत्ता मुसलमानों का वक्त ज़ाया हुआ, पैसा बर्बाद हुआ। ये हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है। इसको आपको भी मानना पड़ेगा, जनता को मानना पड़ेगा। लेकिन अज़ान और मदरसे का मसला ये तो हमारी बका से जुड़ा है, बल्कि हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। तो इसको कहाँ तक ने सियासी तौर पर मुत्तहिद होना और किस तरह से होना, आपका एक लाहेमल, आपका कोई मशवरा? जी, अभी एक आपने बात कही कि एसडीपीआई एक छोटी पार्टी है, लेकिन जो नॉलेज रखते हैं और जो मुल्क के सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखे हैं, उस लेवल पे अगर हम देखेंगे तो आज पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के इशू पे सबसे ज़्यादा और बड़े लेवल पे बात करने वाली आज एसडीपीआई है, और मुल्क की सबसे तेज़ी से फैलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई। तो इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म होने के बाद मैं आपको सामने ये कमिटमेंट करता हूँ कि शहर औरंगाबाद से अगर पहल होती है, तमाम जमातें, तमाम जो तो जिम्मेदाराना शहर, अलग अलग समाजी सियासी तंजीमें ये मुत्तहद तौर पर अगर आके ये मदारिस का मसला और ये अजान का जो मसले के ऊपर बात हो रही है, इसके ख़िलाफ़ और उसके साथ साथ अगर हिजाब के ऊपर भी अगर बात करते हैं, तो एसडीपीआई अपना बैनर छोड़कर, अपना नाम छोड़कर, सब अपना जो है तो लोगो छोड़कर आपके साथ में सिर्फ जो है तो मुद्दों के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। कभी भी हम
कभी भी जो है तो इत्तेहाद के अंदर यकीन रखने वाले लोग हैं। हम इलेक्शन के लिए नहीं आए, यहाँ पे नहीं आए हैं। यहाँ पे उम्मत के जो हकीकी मसाइल है वो हकीकी मसाइल को किस तरह अमली हल किया जा सकता है और जो लाए अमल हम बनाते हैं हल के लिए उसको जो है तो किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, उसके लिए हम अपना बैनर छोड़ने के लिए, अपना नाम छोड़ने के लिए, अपना फोटो पिक्चर सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी है। अगर कोई आता है और हमको ऑफर करता है कि हम साथ में मिलकर हम जो है तो काम करेंगे, तो बेलौस हम साथ में काम करने के लिए भी तैयार हैं। इस तरह से आपने एसडीपीआई के जिम्मेदार को सुना, उनकी बात को सुना। और क्योंकि हम भी शहर में घूम रहे हैं और हम पत्रकार हैं और पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है और इसका कर्तव्य बनता है कि खाली खबरें ना बताए, बल्कि अगर देश पर संकट आता है, समाज पर संकट आता है, स्टेट पर संकट आता है, तो पत्रकारिता का भी अपना कर्तव्य बनता है और उनका कर्तव्य दायित्व है, बल्कि उनका एक कानून है कि आप आगे बढ़े, गवर्नमेंट की प्रशासन की रहनुमाई करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम भी कुछ बात कहना चाहते हैं। हमको नेता नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करें, लेकिन हम जनता के बीच घूम रहे हैं और प्रशासन के सामने एक बात बहुत अच्छी तरह में लाना चाहते हैं कि आज हजारों लाखों मुसलमानों के दिलों में एक गुस्से का माहौल है, गम गुस्से का माहौल है और ऊपर से रमजान का महीना चल रहा है। अब जरा तस्वर कीजिए, जरा कल्पना कीजिए, अगर ये मामला का तूल पकड़ता है और ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी महाराष्ट्र में किसी मस्जिद के जो लाउड स्पीकर खींच लिया जाता है, गिरा दिया जाता है, तो सोचिए क्या होगा। तो हम अगर सरकार से विनती करते हैं कि हम जनता की तर्जुमानी कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई पर्सनल रोल नहीं है। जनता के बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं, उनके मन में जो बात चल रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके एक कानून का शिकंजा कसिए और हालात खराब ना हो, इसकी कोशिश कीजिए। इसी तरह से उन्होंने एक बातों में एक बहुत बड़ी बात की है कि अगर मुसलमानों के मसाइल के लिए, जैसा कि हम आरक्षण के लिए जमा हुए थे, 2-3 महीने की तहरीक चली थी, लेकिन हिस्से में कुछ नहीं आया, सिवाय शोबाजी के कुछ भी नहीं आया। लेकिन कम से कम इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि हम मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर हम आगे बढ़े और मिल के काम करें। और जो लोग मशवरा दे रहे हैं कि चलो हिकमत से काम करें, कि खामोशी रहे, तो कहने कि ये हम भी समझते हैं कि बहुत बड़ी गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि आज हज़ारों लोगों के मुंह में अलग अलग प्रकार की चर्चाएँ चल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चर्चाएँ रोड पर आए और इसका नक्शा कुछ और देखने को मिले। तो उम्मीद करते हैं तमाम सियासी लोग ज़रा ऊपर उठकर कम से कम अपने ज़मीर को इतना हम जिंदा रखें कि कम से कम एक निवेदन विवेक आयुक्त को दे, मुख्यमंत्री को दे, राष्ट्रपति को दे कि देखिए सब क्या चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सियासी शऊर के साथ आप उठेंगे और कुछ अच्छा करने की आप कोशिश करेंगे।